हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम एकेडमी। आज हम आपके लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए पूरे लेक्चर सीरीज होगा जिसमें पूरे थर्ड सेमेस्टर को कवर किया जाएगा। खासकर ये जो आपके न्यू एनईपी के तहत जो छत्तीसगढ़ में जो आप बहुत सारे आपके बीएससी के सेमेस्टर्स को आप देखते हैं, उसमें हम ये थर्ड सेमेस्टर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो आपका थर्ड सेमेस्टर की सिलेबस में है। यदि हम ध्यान दें यहाँ पर, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना होगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इट मींस यहाँ पर जो भी कंडीशंस हमारे पास में आने वाली है, खासकर डिफरेंशियल इक्वेशंस की जितने हम जानते हैं। ठीक है, देखिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपके डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज को। सबसे पहले अपन आते हैं उसके डेफिनेशन पे। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? मतलब इसको हम लोग हिंदी में यदि बोले तो हम इसको बोलते हैं अवकल समीकरण। ठीक है, ये अवकल समीकरण होता क्या है? जैसे आपने अभी 12th में ये टॉपिक आपने पढ़ के रखा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें आपके पास में कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। बट याद रखें कि किस तरीके से होता है। तो याद रखें कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें आपके पास में कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, बट याद रखना है आपको कि डेरिवेट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हम यहाँ पर देखें कि dy बाई डी एक्स, तो बेटा याद रखें कि यहाँ पर ये आपके पास में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और आपके पास में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि जहां पर भी आपके पास में डेरिवेटिव फॉर्म दिखे, किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव फॉर्म दिखे, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब इसके दो ब्रांचेस होते हैं जनरली, आप इसको ध्यान रखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन के दो ब्रांचेस होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि हम इसको हिंदी में बात करें तो साधारण अवकल समीकरण, और इसको हम बात करें तो ये आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो उसमें पहली कैटेगरी आती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर शामिल होता है। ठीक है, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो सिर्फ क्या हो? सिंगल हो। ठीक है, उसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम dy बाई डी एक्स जैसे कंडीशन में शो कर सकते हैं। मतलब जब हम देखते हैं कि डी बाई डी एक्स, तो ये हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। जब हम बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है, तो याद रखें इसी को हम लोग जो है आंशिक अवकल समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि याद रखें यहाँ पर कि कोई एक आपके पास वेरिएबल होगा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर यदि डिपेंड करे। ठीक है, मतलब z x पे भी डिपेंड कर रहा है और z y पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो याद रखें जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मोर देन वन हो, ठीक है, या एक से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन पर जो वेरिएबल डिपेंडेंट है, ठीक है, उसको हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेट कर सकते हैं और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में। मतलब ये सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें आते हैं अगली कैटेगरी पे या उसके अगले टॉपिक्स पे कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, मतलब अवकल समीकरण की कोटि। ठीक है, किस तरीके से देखते हैं, कोटि कैसे काउंट करते हैं या ऑर्डर कैसे काउंट करते हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। मतलब यदि हम देखें कि हायर डेरिवेटिव कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हायर डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, तो उस हायर डेरिवेटिव को ही हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, ठीक है, क्या कहलाएगा? जो उसका मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन बताते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन में सबसे ज्यादा टाइम डेरिवेट कौन हुआ है? डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, मतलब कितने बार हुआ है? ये 2 टाइम्स हुआ है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस पूरे पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा? फिलहाल यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी कंडीशन में यहाँ लिखा है कि अवकल समीकरण की कोटि जो होती है उसमें मौजूद उच्चतम अवकल गुणांक, ठीक है, यही हायर डेरिवेटिव, इसका ऑर्डर होता है। जो भी उसकी जितने बार वो डेरिवेट हुआ है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब यदि हम बात करें डिग्री की, ठीक है, यहाँ पे डिग्री मतलब ये होता है घात होता है। ठीक, ध्यान रखें।
ओके, तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम डेरिवेटिव दिख रहा है उसकी डिग्री कितनी है? ठीक है, उसको चेक करके हम बता देते हैं कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री यही होगी। इट मीन्स यदि हम ध्यान दें कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसी की डिग्री जो होती है, मैक्सिमम डेरिवेटिव की ही डिग्री जो होता है ऑर्डर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। मतलब पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री, ठीक है, किस पर बेस्ड होगा? मैक्सिमम डेरिवेटिव पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक देखा कि आपका ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये लाइन आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी प्रकार की करनी या फिर कोई भी भिन्नात्मक घातों से स्वतंत्र होना चाहिए आपका अवकल समीकरण। मतलब आपको ये याद रखना है कि जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किस पर? रेडिकल्स पर और फ्रैक्शन पावर पर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, कि होल पावर 1/2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा तो याद रखें यहाँ पर जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट पावर होना चाहिए। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमने क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने का बेनिफिट क्या मिला अपने को कि हमारा जो फ्रैक्शन पावर था वो एक कंप्लीट पावर पे चेंज हो गया। ठीक है, तो ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की होल पावर 2। हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पर रखना है? हायर डेरिवेटिव पे। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पर ऑर्डर भी 2 दिख रहा है और इसकी जो डिग्री है वो दिख रही है 1। ठीक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है? 1 दिख रही है, इसलिए। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, और इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप ऑर्डर और डिग्री को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, ये आपके पास से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 3 प्लस वाई इक्वल टू 0। हमको यदि इसका ऑर्डर बताना है और हमको इसकी डिग्री बतानी है, ठीक है, तो हमको ये देखना होगा कि हमारे पास मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम डेरिवेटिव है 2। ठीक है, इसलिए इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसी मैक्सिमम डेरिवेटिव की डिग्री चेक करते हैं। ठीक है, वो ही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। ठीक है, इसके बाद फिर से देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो सर यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ठीक, बट थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम ऑर्डर की बात करते हैं और डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर है, ठीक है, मैक्सिमम कितने बार डेरिवेट हो रहा है इस इक्वेशन में? 2 टाइम्स। ठीक है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एंड इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है या इस मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो कितनी है? यहाँ पर 3 है। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी फॉर्म पे जब हम यहाँ देखें थर्ड और फोर्थ सेम दिख रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो इसको अपन हटा देते हैं। ध्यान रखें, थर्ड वाले टर्म को ध्यान से देखें, तो यहाँ पर आपके पास में एक स्क्वायर रूट की कंडीशन दिख रही है। हमने अभी देखा कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम ऑर्डर डिग्री की बात करते हैं तो वो आपका रेडिकल्स और फ्रैक्शन पावर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब आपका करनी और भिन्नात्मक घातों से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसे स्वतंत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको पहले फ्री करेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसको अपन शिफ्ट कर दे उधर तो माइनस रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 3। अब मुझे इस पर्टिकुलर रूट को यहाँ से निकालना है। हमने क्या किया? हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे मैंने स्क्वायर किया माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस में और रूट हो जाता है कैंसिल। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब ये फ्री हो गया। यहाँ पर जितने भी डिग्रीज है वो सब के सब क्या है? कंप्लीट नंबर पे है। इट मीन्स अब यहाँ से ढूंढेंगे कि इसका जो है ऑर्डर क्या होगा और इसकी डिग्री कितनी होने वाली है। ऑर्डर यदि चेक करें तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम डेरिवेशन कितने बार हो रहा है? 2 टाइम्स। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और उसी मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर उसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ऐसे हमने टोटल ये सिंगल मार्क्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, जनरली इसी तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं ऑर्डर डिग्री के। ठीक है, तो आपको यहीं से पहचानना पड़ेगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस पे। हमारा जो मेन मोटिव है इस पर्टिकुलर लेक्चर का वो है अपना आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। बट उसके पहले हमको देखना होगा कि हमारे पास जो कोई फंक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कैसे करते हैं।
तो उसके लिए एक फॉर्म यहाँ पर दिया है जो फंक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। हम यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बात करते हैं बेटा, याद रखें, एक फंक्शन होता है और यहाँ से आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक मोटिव अपना ये रहता है और दूसरा मोटिव क्या रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन क्रिएट करने का होता है। अभी यहाँ पर चेक करते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा मोटिव देख रहे हैं। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और हमको फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है। ठीक है, तो जब देखिए कि सर y इक्वल टू c1 और cos x प्लस c2, यहाँ पर sin x दिया हुआ है, तो हम इसको डेरिवेट करते हैं। अच्छा, मेन यहाँ पर समझने वाली बात है कितने टाइम डेरिवेट करेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कांस्टेंट पे। यहाँ पे कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, c1 और c2 दिया है। ठीक है, जो मिक्स्ड है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx लिखा, ठीक है, तो ये c1 हो गया और ये माइनस sin x हो जाएगा, और ये c2 sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x होगा। फिर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस c1 sin x और प्लस c2 और cos x। ठीक है, जब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, अगेन हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे। डेरिवेट करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देन यहाँ पर देखिए तो माइनस c1 साइन का हो जाता है cos और cos का हो जाता है माइनस साइन। ठीक है, इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से देखिए तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस कॉमन निकालते हैं तो c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, तो आप ध्यान रखें जितने कांस्टेंट यहाँ पर है आपके पास में c1 c2, ठीक है, उतने टाइम आपको डेरिवेट करना है और फिर वहां पर आपको चेक करना है कि क्या इसको हम किसी दूसरे फॉर्म पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखने पे समझ आ रहा है हमको कि सर ये जो c1 cos x प्लस c2 sin x दिख रहा है, इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर कि आपने फंक्शन को पिक किया, फंक्शन से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट किया। ठीक है, तो इस तरीके से इस टॉपिक को अपन बोलते हैं फंक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, या बनाना। ठीक, इस तरीके से हम देखें। अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, उसी फॉर्म पे है कि हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ से फाइंड करना है। ये आपके पास में कोई फंक्शन दिया हुआ है और इसमें आपके पास में तीन कांस्टेंट दिए हुए हैं, a, b और c। तो ये तीन कांस्टेंट है आपके पास में। ठीक, तो आपके पास में यहाँ पर जो फंक्शन है वो दिया क्या है, y इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल 2x प्लस b एक्सपोनेंशियल x प्लस c दिया हुआ है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए ये c जो है फ्री है, जो किसी भी x के साथ या किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, ठीक है, कॉम्बिनेशन पे नहीं है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं सर यहाँ पर a, b और c है, तो क्या हम इसको 3 बार डेरिवेट करेंगे? चलो देखते हैं कितने बार डेरिवेट कर सकते हैं इसको। तो जब हमने इसको सिंगल टाइम डेरिवेट किया, जिसको हम लोग y1 लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि सर a तो ठीक है, कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x होता है। b कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल x होता है, और c का डिफरेंशिएशन या किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो उसको हम यहाँ पे से हटा लिए। ठीक है, अब ये आपके पास में कोई इक्वेशन फिर से जनरेट हुआ जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि यहाँ पर हमको ये दो जो कांस्टेंट है इनको फ्री करना है। ठीक है, इनको यहाँ से हटाना है। तो आप ये चेक करें कि इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसके डिफाइन करने के। बाद सिंगल तरीका ये है कि उसके x से हटा दो उसके, या जो भी कांस्टेंट कॉम्बिनेशन में है x के साथ, उस x को ही हटा दो वहां से। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि सर एक्सपोनेंशियल x था, तो हमने ना एक्सपोनेंशियल x से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को। जैसे ही हमने एक्सपोनेंशियल x को डिवाइड किया, ये तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल माइनस x और ये होगा y1। ठीक है, एक्सपोनेंशियल x से एक एक्सपोनेंशियल x कैंसिल हो जाएगा तो 2a एक्सपोनेंशियल x हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया b। देखिए b फिर से फ्री हो गया, मतलब ये अलग दिख रहा है, तो इसको आराम से डेरिवेट करके खत्म कर सकते हैं अपन। ठीक, तो यहाँ पर समझ आया कि हमारे पास में ये जो b था ये कांस्टेंट है, इसको अपने को हटाना है यहाँ से। फिर से हमने इसको क्या किया, डेरिवेट कर दिया। जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आपके पास में दो टर्म्स है। ठीक है, और 2a ये कांस्टेंट हो गया, और d बाई डी एक्स, और ये एक्सपोनेंशियल x हो गया, और d बाई डी एक्स, और ये हो गया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म, या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की फॉर्म से इसको डील कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, देखिए
चलो तो अपन लगाते हैं इसमें कि एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स को लीव किए और y1 जो पहले से एक बार डेरिवेट हुआ है अगेन डिफरेंशिएशन होगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर प्लस करके यहाँ पे y1 में स्किप कर दिए और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स आएगा। 2a कांस्टेंट क्वांटिटी थी, एक्सपोनेंशियल एक्स का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल एक्स होता है और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो अपन उसको हटा दिए वहां से। इसके बाद फिर यहाँ चेक आउट किए तो यहाँ पर समझ आया सर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाहर निकाल सकते हैं, तो ये y2 माइनस y1 दिखा यहाँ पर और यहाँ पे 2a एक्सपोनेंशियल x दिखा। ठीक है, फिर से मैंने बताया कि जो कांस्टेंट x के कॉम्बिनेशन में दिया है उससे x को हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल x है आपके पास में। ठीक है, ओके, तो ध्यान दीजिए अब याद रखें फिर से इस एक्सपोनेंशियल x को यहाँ से हटा दीजिए, तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन एक्सपोनेंशियल एक्स और ये y2 माइनस y1, मतलब हमने पूरे इक्वेशन पर एक्सपोनेंशियल x से डिवाइड कर दिया, तो 2a एक्सपोनेंशियल x अपॉन एक्सपोनेंशियल x, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद अब देखिए इसके बेस सेम थे तो डिग्री क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो ये माइनस 2x हो गया, ये y2 माइनस y1 हो गया इज इक्वल टू 2a। फिर यहाँ पर देखिए सर ये कांस्टेंट फिर से आ गया, फिर से इसको यदि हमको हटाना है तो हम फिर से इसको डेरिवेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने फिर से यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगाया dy dx लगाया एक्सपोनेंशियल माइनस 2x और ये y2 माइनस y1, ठीक है, और यहाँ पर dy dx और ये हो जाएगा 2a। ठीक, देखिए फिर से ये फर्स्ट टर्म दिख रहा है और ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, सेकंड टर्म दिख रहा है। इसके हिसाब से इसको अरेंज करते हैं, तो ध्यान दें कि एक्सपोनेंशियल माइनस 2x स्किप कर दिए और y2 को डेरिवेट किए तो यहाँ y3 आ गया, y1 को डेरिवेट किए तो y2 आ गया। फिर हम लोग जो होता है एक्सपोनेंशियल माइनस 2x को डेरिवेट करेंगे तो माइनस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x हो जाएगा और यहाँ पर y2 माइनस y1 को लीव कर दिए और ये किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब ये कंप्लीट एक डिफरेंशियल इक्वेशन में क्रिएट हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान दें कि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, तो बस अपने को फॉर्म पे लिखना बस है। देखिए तो यहाँ पर y3 या फिर अपन ऐसा लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस 2x और ये y3 प्लस माइनस माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x और y2 फिर माइनस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x y2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x और ये हो गया y1 इक्वल टू 0। फिर फोकस करने वाली बात ये है कि सर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस 2x y3 माइनस 1 और माइनस 2 हो जाता है माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x और ये हो जाएगा y2 और प्लस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x y1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होते मिला। ठीक है, जिसमें कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो जब आप किसी फंक्शन से, ठीक है, जब भी किसी फंक्शन से जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करते हैं तो ध्यान रखें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, तो ये एक कांस्टेंट फ्री इक्वेशन होना चाहिए आपका। ठीक है, लेकिन जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन की साइड जाते हैं तो इस साइड पे एक कांस्टेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, आईवीपी अप्लाई करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी वैल्यूज पे, बट वहां पे कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये ही हमारा मेन टॉपिक है इस लेक्चर का। ठीक है, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होता क्या है, जनरली यदि हम ध्यान दें बीएससी थर्ड सेमेस्टर पे तो इसके एक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होता क्या है, नाम से स्पष्ट है, या हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, वेरिएबल को सेपरेट करना। ठीक है, जो वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, उसको आपको सेपरेबल करना है या सेपरेट करना है। मतलब जो भी चर दिख रहा है उसको आपको क्या करना है, साइड साइड करना है, मतलब उसको अलग अलग करना है। ठीक है, पृथक्करण करना है उसका। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दें तो हमको जो कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर और ये dy है और उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और ये है dx इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम देखें ध्यान से यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल सकता है और यहाँ से वाई स्क्वायर निकल सकता है, तो हमने यहाँ पर से एक्स स्क्वायर निकाला तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, यहाँ से हमने जब वाई स्क्वायर निकाला तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और क्या हो जाएगा, अच्छा एक मिनट ना ये गलत हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर जब कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस वाई डी वाई
और प्लस जब यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस एक्स डी एक्स आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखने वाली बात है कि सर यहाँ पे y की कंडीशन को छोड़ देते हैं और यहाँ पे आपकी x की कंडीशन को छोड़ देते हैं, तो बच क्या गया आपके पास में यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को अपने अपने प्लेस से रिप्लेस करना है, आपको हटाना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब ये एक्स स्क्वायर था तो 1 माइनस वाई डी वाई हमने जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर देखिए कि वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी एक्स था, तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और इक्वल टू 0 कर दिया। देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया। जब हम देखें कि सर हमारे पास बचा क्या यहाँ पर 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया डी वाई। इसी फॉर्म पे आगे बढ़े तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया डी एक्स हो जाएगा, ये प्लस में है, ठीक है, और इक्वल टू 0। ठीक, ओके। देखिए अब इसको सेपरेट कर सकते हैं अपन, 1 अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया डी वाई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो गया डी एक्स। ठीक है, दोनों को ध्यान दीजिए कि दोनों टर्म्स में इसमें x नहीं है और इसमें y नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही क्या है आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि आपने दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग कर दिया। ठीक, अब इसको उस तरीके से आपको डिफाइन करना है, क्योंकि एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहा है आपको, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से आपको फंक्शन जब क्रिएट करना हो, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन लगाए तो 1 अपॉन वाई माइनस यहाँ से सिंगल वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर है ना, ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई और ये हो गया डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ सिंगल सिंगल कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। क्योंकि जब भी हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पर, ठीक है, जब उसको फंक्शन में क्रिएट करते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट प्रेजेंट होता है। इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, समाकलन नियतांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान दें 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो कितना होता है माइनस 1 अपॉन वाई होता है और 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता है लॉग वाई। ठीक है, फिर यहाँ पर ध्यान देते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स होगा और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, अब लॉग और लॉग की प्रॉपर्टी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ठीक है, और फिर उसके बाद माइनस 1 अपॉन एक्स और माइनस 1 अपॉन वाई, तो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी यदि अप्लाई करते हो तो आप यहाँ लिखते हो कि लॉग एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है, माइनस यदि कॉमन निकाल के हम इसको डिफाइन करें तो ये एक्स इंटू वाई आपके पास आ जाएगी कंडीशन और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से देखा जाता है जिसमें आपके पास कहीं पर भी कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं दिखा, इसका मतलब ये एक फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, चाहे तो हम इसको कुछ और भी टर्म्स का यूज करके शॉर्ट कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी फॉर्म पे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई डी एक्स और ये x इंटू वाई 1 प्लस वाई और डी वाई के फॉर्म पे दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर डील करते हैं। चलिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर 1 माइनस वाई और ये दिया हुआ है डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई और 1 प्लस वाई और ये हो जाएगा डी वाई। इसको दी हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमको क्या करना है, हम यहाँ देखें कि सर क्या ये सबसे पहला मोटिव ये है कि हम इसको सेपरेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है, फिर यहाँ चेक किए कि एक्स और वाई दिख रहे दो वेरिएबल्स, उसको हम वहाँ पर क्या करेंगे सेपरेट करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। यहाँ पर आपको दिखा dx है तो हम x वाले टर्म को यहाँ पर फ्री करेंगे, रखेंगे, ठीक है, उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन हमको किसको हटाना है 1 माइनस वाई को। जब हमने यहाँ देखा dy दिख रहा है हमको, तो यहाँ पर से मुझे x को हटाना होगा। ठीक है, अब वो इक्वल के फॉर्म में दिख रहा है इसलिए उसको आराम से आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए तो याद रखें यहाँ पर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस वाई और ये dx दिखा, तो हमने यहाँ पर, ठीक है, x को इस साइड ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और ये जो दिख रहा है एक काम करते हैं डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, क्योंकि मैं इस एक्स को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, और ये 1 माइनस वाई को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो वाई इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई और ये हो जाएगा डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, चरों का पृथक्करण, कि हमने एक्स वाले टर्म को अलग कर दिया और वाई वाले टर्म को अलग कर दिया। जब इसको देखें सेपरेट करें थोड़ा सा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स,
यहाँ पे थोड़ा फोकस करें तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन, थोड़ा सा यदि ध्यान दें इसके ऑर्डर को चेंज करें, मतलब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये y माइनस वन हो जाएगा और ये dy हो जाएगा। ऐसा रीजन इसलिए है क्योंकि हम इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं। हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमको बहुत जल्दी आंसर चाहिए इसलिए हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो कि वाई स्क्वायर प्लस वाई को आप जो है वाई माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे y का इंटू करते हैं तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाता है और ये हो जाता है माइनस वाई माइनस प्लस, तो ये दोनों दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर आ गया 2y। अभी भी यहाँ पर उसकी डिग्री सेम है, मतलब डिवाइड होगा ये, तो हमने यहाँ पर 2 से इंटू किया, तो 2 से इंटू किया तो ये 2y हो गया और ये माइनस 2 हो गया, ये माइनस और प्लस, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, इट मीन्स आप इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए माइनस को तो मैंने बाहर लिख लिया, आप यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है y+2, या फिर इसको बोलते हैं भागफल, तो ये आपके पास दिया है भागफल, और शेषफल क्या आपके पास में 2, रिमाइंडर कितना आया है 2 आया है ना। डिवाइड किससे किए थे आपने y-1 से, ठीक है, तो इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मतलब इस पूरे वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन y-1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इससे अपने को बेनिफिट ये हो जाता है कि हम इसको आराम से इंटीग्रेशन वाले फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अब जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमने इसका इंटीग्रेशन लगाया 1/x dx माइनस एक्स dx, ठीक है, और यहाँ पे लगा लो एक कांस्टेंट कोई सा भी, c लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान दें कि सर यहाँ पर y का इंटीग्रेशन होगा कुछ विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, और यहाँ पर 2 ये भी हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, प्लस 2 बाहर निकलने के बाद 1/y-1 और dy, कुछ इस तरीके से ये फॉर्म एक्सप्रेस करेंगे। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 और ये कांस्टेंट ऐड हुआ है। याद रखें यहाँ पर y का इंटीग्रेशन होता है y²/2 प्लस 2, 1 का इंटीग्रेशन होता है y विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना, और यहाँ पर 2 जो होता है और 1/y-1, मतलब ये दिख रहा है आपको log y-1 के फॉर्म पे। ठीक है, चाहे तो इस माइनस का इनटू करके भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिएगा तो आराम से कंडीशन आपको बनते मिल जाएगी। ठीक है, देखिए सर यहाँ पर ये log x है, -x² है प्लस कांस्टेंट, माइनस के इंटू करते हैं अपन तो ये हो जाएगा -y² -2y-2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से भी इसका ऑर्डर चेंज करें, ठीक, तो भी कोई कंडीशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको एक साइड भी ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरी कंडीशन को उठा के एक साइड ले आइए। तो आप यदि देखते हैं तो log x और प्लस 2 log y-1, है ना, log को साथ में लिख लिए, और y वाली कंडीशन तो y² माइनस x²/2, ये कंडीशन साथ में आ गई, और प्लस 2y और प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, इसको पावर में ले जा सकते हैं हम लोग, तो log x प्लस log y-1 की होल पावर 2, ठीक, और यहाँ पर अपॉन 2 और ये y² माइनस x², इसको साथ में लिख लिए, प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप इसको अप्लाई भी करके लिख सकते हो या डायरेक्ट इसको आप आंसर भी मेंशन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पर मिक्सअप क्वेश्चंस आएंगे जो दिखते में थोड़े हार्ड दिखते हैं बट होते कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चंस है। जैसे हम यहाँ पर ध्यान दें कि हमारे पास में एक्सपोनेंशियल y प्लस 1 और यहाँ पर cos x dx दिखा, प्लस एक्सपोनेंशियल y और यहाँ पर sin x और dy दिखा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए कि इसको कुछ नहीं करना है ना, और इसको कुछ नहीं करना है, इसको अपनी प्लेस पे ही रहने देना है। बस जो उसके अलावा छूट गया एक्सपोनेंशियल y+1, इसको हमको हटाना है और यहाँ से sin x को हटाना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इसको डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल y+1 और यहाँ पर cos x के, इसको डिवाइड करना है आपको किससे, ठीक है, sin x और एक्सपोनेंशियल y+1 से। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह से उसको हटाना है, तो जो अपने को हटाना है जिस कंडीशन को, वहां पर उसे डिवाइड कर दो मल्टीप्लिकेट करके। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पर देखिए कि एक्सपोनेंशियल y और यहाँ पे sin x dy था, तो हमने एक्सपोनेंशियल y+1 और sin x से क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब चेक करें कि यहाँ पर से एक्सपोनेंशियल y+1, ठीक है, वो कैंसिल हो गया, और यहाँ से sin x और sin x भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए, तो cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है, तो ये cot x dx हो गया,
प्लस एक्सपोनेंशियल y dy अपॉन एक्सपोनेंशियल y प्लस 1 और ये हो जाएगा dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो यदि आप ध्यान से देखें तो सर इसमें आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म पे जो टर्म्स है वो पूरे के पूरे x पे है और सेकेंड पे जो टर्म्स है वो पूरे के पूरे y पे है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिए और इसको आप इंटीग्रेट कर दें। तो जैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन लगाए, इंटीग्रेशन cot x dx प्लस इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल y अपॉन एक्सपोनेंशियल y प्लस 1 और ये हो जाएगा dy इक्वल टू एक कांस्टेंट लग गया या इंटीग्रल कांस्टेंट बोल सकते हो। इस c को आप लोग log c भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एक कांस्टेंट को ही इंडिकेट करता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखते हैं cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको पता है कितना होता है सर, वो log sin x होता है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल y अपॉन एक्सपोनेंशियल y प्लस 1। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि जब हम एक्सपोनेंशियल y प्लस 1 को t सपोज कर लें तो एक्सपोनेंशियल y dy जो होता है dt में चेंज हो जाएगा, मतलब ये एक्सपोनेंशियल y dy जो है वो dt पे कन्वर्ट हो गया। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये dt हो गया अपॉन t इज इक्वल टू log c। ठीक है, तो ध्यान दें कि यहाँ पर log sin x हो गया और प्लस 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, इज इक्वल टू log c। अब log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, log m प्लस log n, तो log m इंटू n होता है। ठीक है, इज इक्वल टू log c, log से log को उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। sin x इंटू टी, टी की वैल्यू क्या थी आपके पास में, टी की वैल्यू थी एक्सपोनेंशियल y प्लस 1 थी, इज इक्वल टू c। ठीक है, तो ये वो बेसिक आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एक डिफरेंशियल इक्वेशन से आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को अप्लाई करके एक फंक्शन डेवलप किया हुआ है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका थर्ड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आता है। ठीक है, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स कंडीशन दिया हुआ है और a इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स दिया है। सबसे पहला मोटिव ये होता है कि हमारा जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसको आपको पहले सेपरेट करना है, तब वो चीजें आराम से दिखती है। तो यहाँ पर x डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है और यहाँ पे डी वाई डी एक्स लेकिन इंटू a। ठीक है, तो वो कंडीशन आपके हाथ में है। चलिए लगाते हैं इसको, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स जब मैंने a से इंटू किया तो ये हो गया a वाई स्क्वायर और ये हो गया a डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स उधर शिफ्ट कर दो और a वाई स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो। ठीक, तो आप देखते हैं यहाँ पर आपके पास में y माइनस a वाई स्क्वायर हो जाएगा और जब ये इधर आएगा तो ये a डी वाई बाई डी एक्स और प्लस x डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, अब याद रखें कि यहाँ पर आपके पास में y कॉमन निकालने पे 1 माइनस y कॉमन निकालने पे 1 माइनस ए वाई होता है और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालने पर a प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, चलिए फिर अब क्या करना है सर, दिख रहा है आराम से, यहाँ पे डी वाई दिख रहा था, यहाँ पे y के टर्म्स ही नहीं है ना, और यहाँ पे dx है और dx से शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे x टर्म्स नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमको यहाँ पर क्या लगाना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाना है, मतलब फिर से क्या लगाना है, चरों का पृथक्करण लगाना है। किस तरीके से लगेगा, तो देखिए dx यहाँ पे आ गया और ये x प्लस a को इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो dy इधर आ गया और y इंटू 1 माइनस ए वाई। ठीक है, अब फिर से वही वाली बात होती है जो अपन 12th क्लास में सिखाया गया आपको, 1 अपॉन वाई दिया, ये ऐसा दिया, तो फिर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से चेंज करते हैं, आंशिक भिन्न से इसको क्या करते हैं आप चेंज करते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो थोड़ा सा अब आप बीएससी वाले लेवल पे आ गए हैं तो बीएससी वाला माइंड लगाएंगे आप। ठीक है, इसको आपको फ्रैक्शन में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऊपर क्या आ जाए आपके पास में 1 आ जाए। तो जब हम देखते हैं सर ये फिलहाल बेसिक तो आपका 1 अपॉन वाई ही था और यहाँ पर भी 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई था। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करें कि हमारा यहाँ पर ऊपर पे, ठीक है, 1 अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई आ जाए। ठीक है, तो आप देखिए सर यहाँ पर यदि 1 से इंटू करते हैं इधर, ठीक है, तो यहाँ पर आता है ऊपर में 1 माइनस ए वाई। अब हमको चाहिए 1, मतलब मुझे इस ए वाई को कैंसिल करना होगा, मतलब मुझे क्या चाहिए, ए वाई चाहिए। ठीक है, ओके, तो माइनस ए वाई और प्लस ए वाई यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम यहाँ पर a का इंटू करते हैं, मतलब 1 अपॉन वाई प्लस a अपॉन 1 माइनस ए वाई, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ए वाई प्लस ए वाई अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो जो फॉर्म था वहां पर वो डेवलप कर जाओगे आप। तो dx अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान रखें बेटा, ये 1 अपॉन वाई हो गया प्लस a अपॉन
1 माइनस ए वाई हो जाएगा। और इसको आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे क्या, इंटीग्रेशन इसके बाद। ठीक है, तो जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए वाई, और ये हो जाएगा डी वाई। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबकी कंडीशन में लॉग आने वाली है, इसलिए हमने यहाँ पर लॉग अप्लाई कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, एक्स पे ही अपन कांस्टेंट पे अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब डिफरेंशियल इक्वेशन देखे थे तो वहां पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर, ठीक है, वो कौन था, एक्स था, इसलिए एक्स साइड उसको पिक करके रखते, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो यहाँ पर हो गया log c, 1 अपॉन एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस ए, और यहाँ पर 1 अपॉन वाई का हो जाएगा log y, और याद रखें यहाँ पर a तो पहले से ही था, 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 माइनस ए वाई अपॉन माइनस ए। ठीक है, तो a से a तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, c इंटू ये हो जाएगा x प्लस ए, क्योंकि log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n होता है, और यहाँ पर हो जाएगा log y, और प्लस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा log 1 माइनस ए वाई। यहाँ पर भी log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, तो ध्यान दें यहाँ पर आ गया log c इंटू एक्स प्लस ए, और यहाँ पर हो गया log y अपॉन 1 माइनस ए वाई। लॉग से लॉग की कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, तो ये x प्लस ए इंटू सी इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई, इस तरीके से कंडीशन लिखा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ध्यान से कि इस 1 माइनस ए वाई को शिफ्ट कर दिए, तो y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस ए इंटू 1 माइनस ए वाई, इसका ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखें। चलो और आगे देख लेते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस ये आपके होमवर्क रहेंगे क्वेश्चंस, इसको आपको खुद से ही सॉल्व करना है। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस पे आएगा, फिलहाल अपन देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिफाइन करने की कोशिश करें। तो एक्सपोनेंशियल 2x, दोनों के बेस सेम थे तभी पावर ऐड हुए थे, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप। अच्छा यहाँ पर ये x है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये dx प्लस एक्सपोनेंशियल 2y, और यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल माइनस 3x हो जाएगा, और ये dy इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर आपको x वाली कंडीशन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे y वाली कंडीशन कुछ नहीं करना है, तो हमारे पास बच क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल माइनस 3y और एक्सपोनेंशियल माइनस 3x। इससे आपको डिवाइड करके सेपरेट कर लेना है, सेपरेट करके आपको इंटीग्रेशन कर लेना है, 2-4 लाइन में आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन है, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें कि बेटा यहाँ पर x प्लस वाई दिया हुआ है और ये dx माइनस dy दिया है, इज इक्वल टू dx प्लस dy के फॉर्म पे यहाँ पर इक्वेशन आपको दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर चेक करें कि सर इसको हम जैसे एक चीज देखते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई को हम लोग 2x प्लस 2y लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट को भी डिफाइन करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर dx माइनस dy को छोड़ दिए, और यहाँ पर dx प्लस dy है, अपॉन में है बेटा यहाँ पर x प्लस वाई। डन। ठीक है, तो थोड़ा फोकस करें अब यहाँ पर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन x माइनस वाई का, और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, ये x प्लस वाई, और अपॉन में क्या दिखा, x प्लस वाई। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसके आगे हम और पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखें कि सर यहाँ पे दो कंडीशंस दिख रही है, एक दिख रहा है x प्लस वाई का फॉर्म, और एक दिख रहा है आपके पास में x माइनस वाई का फॉर्म। तो हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरा जो x माइनस वाई है वो v है, और मेरा x प्लस वाई जो है वो है आपका u। आप किसी को भी u भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, कि प्लस वाले को u बोलोगे, माइनस वाले को v बोलोगे, चलिए काम करते हैं, माइनस वाले को ले लेते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू u, और x प्लस वाई इज इक्वल टू v ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पुट करके देखते हैं, या फिर इसको डिफरेंशिएट करके देखें, तो डिफरेंशिएशन x माइनस वाई इज इक्वल टू du हो जाएगा, डिफरेंशिएशन x प्लस वाई इज इक्वल टू dv हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो x माइनस वाई को क्या बोले हो आप, u बोले हो, तो du इज इक्वल टू dv अपॉन v। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है, ये कंडीशन आपको दिख रही है कि ये सेपरेट हो गया है, u अलग हो गया है और v अलग हो गया है। ठीक है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v, और यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट इंक्लूड कर सकते हैं, तो अपन c इंक्लूड कर दिए। ठीक है, तो जब हम u को 1 को डिफरेंशिएशन करते हैं u के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आ जाएगा u, और 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन हो जाएगा log v।
और प्लस कितना हो गया, सी हो गया। अब हम यहाँ पे आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि कंडीशन एक्चुअल में है क्या, या फिर इस कांस्टेंट को आप log c भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम इसको c1 c1 बोले तो ये log c के फॉर्म पे भी डिफाइन हो सकता है, क्योंकि log की प्रॉपर्टी अपन सॉल्व कर सकते हैं इसलिए, क्योंकि c और log c दोनों क्या है, कांस्टेंट को ही इंडिकेट करता है। अब ध्यान रखें बेटा, u इज इक्वल टू यहाँ पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो v इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। और log को जब हम रिप्लेस करते हैं तो एक्सपोनेंशियल u इज इक्वल टू v इंटू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, v इंटू सी हो जाएगा। अब u जो था आपके पास में वो क्या था, x माइनस वाई था, और v क्या था आपके पास में, x प्लस वाई, तो उसको मेंशन कर दो। तो एक्सपोनेंशियल x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू सी, ठीक है। तो ये एक फाइनल आंसर आपको यहाँ पर क्रिएट होते मिलता है आपको, ठीक, क्लियर, ओके। फिर हम देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर भी है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब यहाँ देख रहे हैं सर यहाँ से x कॉमन निकल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dx हो जाएगा, यहाँ से y कॉमन निकल रहे हैं तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से ऑपरेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि सर इसको आराम से सेपरेट कर सकते हो, आपके पास में x dx हो गया और ये y dy हो गया, उसको आप कुछ नहीं करना है। बाकी जो बच गई कंडीशन, यहाँ पर y की कंडीशन और यहाँ पर x की कंडीशन, इससे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आप यहाँ देखिए सर, यहाँ पर x dx हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास में y dy होगा, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जब हम इसको t सपोज करें तो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, जब इसको अभी हम लोग u सपोज करते हैं तो उसका भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है। बाकी आपका इंटीग्रेशन इसमें आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए आगे सॉल्व करने के लिए छोड़ा गया है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन है, दिखने में हार्ड लगता है लेकिन बस है कुछ नहीं इसमें। अब याद रखें कि यहाँ पर dy बाई dx दिख रहा है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस वाई, क्योंकि बेस सेम होंगे तभी पावर क्या हो रही होगी, ऐड हो रही होगी, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस वाई प्लस एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस वाई। अब आप देख रहे हैं सब जगह एक्सपोनेंशियल माइनस वाई आपको दिख रहा है तीनों टर्म्स में, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल माइनस वाई बाहर निकाल दो, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। और आपका जो मेन मोटिव है कि वेरिएबल को सेपरेट करने का, तो एक्सपोनेंशियल माइनस वाई को शिफ्ट कर दो इधर, ठीक है, और यहाँ पर dx इधर शिफ्ट कर दो, एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हो गया dx, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल माइनस वाई जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये dx आपके पास में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, बस आपको लास्ट कंडीशन क्या बची है, इंटीग्रेशन बची हुई है, उसको इंटीग्रेट करना है और जो भी उसका आंसर आएगा, ठीक है, उसको आपको अप्लाई करना है। बाकी मैंने आपको मेन मोटिव सिखा दिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं होते, लेकिन फंक्शन में कांस्टेंट होते हैं, इसलिए इंटीग्रल कांस्टेंट को मेंटेन करना होता है। जब हम आईवीबी पढ़ेंगे तो आईवीबी में इस कंडीशन को शो करेंगे कि वहां पर आपका कांस्टेंट किस तरीके से रिप्लेस होता है, या वो फंक्शन किस तरीके से दिखता है आपका, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा होमोजीनस, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं समघात, समघात फलन पर अगला हमारा क्या होगा, लेक्चर होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।